पिछले चंद बरसों में कराची में बारिश के बाद तबाहकारी के मनाज़िर आम हो चुके हैं। 171 पार्क हुए हैं जो हमने 2 साल के अंदर डेवलप किए हैं। 2 दरिया हैं और दोनों के बीच में सिर्फ 15 किलोमीटर का एवरेज डिस्टेंस है। हमने एक तैयार किया कि इस तरह के जितने भी लोग भी इसमें फंसे हुए हम उनकी मदद करेंगे। India is a destabilizing factor in this entire region. मसला सारा ये है कि पहले टॉप 3-4 नंबरों पे ही खेल सकते हैं और उसके बाद वो खेल नहीं सकते। हुकूमत की सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का स्वात, बुनेर, शांगला और स्वाबी का फ़िज़ाई दौरा। मुतासरीन से मुलाकात, यकजहती का इजहार। जलसे से खिताब में कहा कि लवाहिकीन से इजहार अफसोस करने आए हैं। वफाकी हुकूमत और पाक फौज सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाएंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि गैर कानूनी कब्जे, टिम्बर माफिया और माइनिंग सरगर्मियां बड़े नुकसान की वजह हैं। आर्मी चीफ की सैलाब मुतासरा इलाकों में तैनात अफवाज, पुलिस और सिविल इंतजामिया से मुलाकातें। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन को इंतहाई जज्बे और मेहनत के साथ जारी रखा जाए। बारिश ने कराची का हाल बेहाल कर दिया। कई इलाकों में पानी की निकासी ना हो सकी। बारिश के बायस गाड़ियां बंद हो गई हैं। तबाही के मनाज़िर हैं। सड़कें बर्बादी की दास्तान पेश करने लगी। किसी की मोटरसाइकिल तो किसी की गाड़ी बंद है। लोग रुल गए। बारिश के बाद पानी ने सड़कें गायब कर दी हैं। बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। बिजली गायब, इंटरनेट बंद, कारोबार मफलूज। के इलेक्ट्रिक की नाहली हज़ारों फीडर ट्रिप कर गए। इलाकों में आवाम का के इलेक्ट्रिक के शिकायती मराकज़ पर एहतजाज। कराची में तूफानी बारिश के दौरान हादसात और करंट लगने से 2 खातीन, 5 बच्चों समेत 18 अफराद जाँ बहक। शाह फैसल, गुलिस्तान जौहर, गुरुमंदर, न्यू सब्जी मंडी, शारा फैसल, नॉर्थ कराची में लोग जान से गए। शाह फैसल कॉलोनी में करंट लगने से 2 सगे भाइयों की मौत पर अहले खाना का एहतजाज। पुलिस ने वालिदान की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के बुसरा खर्चा का काबुल में 6ठा अफ्रीकी इजलास। नायब वज़ीर आज़म ने शिरकत की। सीपैक को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर इत्तफाक किया गया। तिजारत, इलाकाई रवाबित और दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन पर बातचीत। इसाक डार की अफगान निगरान वज़ीर ख़ारजा से 2 तरफ़ा मुलाकात हुई। इसाक डार काबुल का 1 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस पहुँच गए। और सह मुल्की सीरीज और एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान T20 स्क्वाड के यूएई में डेरे। पाकिस्तान टीम आज से 27 अगस्त तक प्री सीरीज ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेगी। टीम मुल्की T20 सीरीज का आगाज 29 सितंबर से शारजा में होगा, जबकि एशिया कप 9 सितंबर से खेला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नो बखैर रागले वाशत के दुनिया बोले है के साथ मैं हूँ फैसल करीम और मैं हूँ गौहर इशरत। फैसल, पिछले चंद बरसों में कराची में बारिश के बाद तबाहकारी के मनाज़िर आम हो चुके हैं, लेकिन अरबाब इख्तियार हर बारिश के बाद एक नया बहाना ईजाद कर लेते हैं। ज़्यादा बारिश हो गई तो ज़्यादा पानी आ गया। यूँ लगता है जैसे हमारे हुक्मरान सिर्फ बारिश के पानी में बहाने गढ़ने की मशीन लगाए बैठे हैं। चलिए अब इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम ज़फ़र साहब। मुनीम साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका कि अब आपने हमारा इंतज़ार किया। अच्छा मुनीम साहब, अब सिचुएशन ये है कि पहले वसीम अख्तर साहब कहते थे मेरे पास इख्तियार ही नहीं है। कल एक और बयान सामने आ गया जिसमें एक नई चीज़ कराची वालों के सामने आई और वो ये कि वसाइल की डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं सही। तो जब इख्तियार नहीं होता, वसाइल की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, तो हम क्यों लड़ते हैं फिर इलेक्शन? हम क्यों मेयर बनने का ख्वाब देखते हैं? कराची पे सब पे, कराची को जो है ना हुक्मरानी सबको करनी है कराची पे, लेकिन हाँ ओन कोई नहीं करना। वालेकुम सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया। अच्छा देखें, जहाँ तक इसकी बात है, आपने इख्तियार की बात छेड़ी। बात यह है कि जमात इस्लामी के पास तो जितना इख्तियार है, हमने 2 साल में अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर के अंदर अपने 9 टाउन्स की बात कर रहा हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिलीवर किया है। इन 2 सालों में जो वसाइल, जो इख्तियार हमारे पास था, टाउन चेयरमैन की हैसियत से हमारे लोगों के पास, हमने अल्हम्दुलिल्लाह 171 पार्क हुए हैं जो हमने 2 साल के अंदर डेवलप किए हैं। खेलों के मैदान डेवलप करे हैं।
गलियों में महल्लों में 1 लाख से ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स हमने लगवाई हैं। इसी तरह सड़कों का और गलियों के अंदर पेवर ब्लॉक लगाने का सिलसिला इंशाअल्लाह ताला ये तीसरा साल है, फास्ट ट्रैक पर शुरू करेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी की 17 साल से बरसरे इक़्तिदार इस हुकूमत ने डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं किया, इख्तियारात की निचली सतह पर तकसीम करने के लिए तैयार नहीं है। 1 पैसा तरक्याती फंड के नाम पर टाउन्स को नहीं दिया गया है, सिर्फ पीपल्स पार्टी के टाउन्स को, और ख़ास तौर पे सईद गनी साहब के भाई जो हैं फरहान गनी साहब के टाउन को नवाजा जा रहा है। बकिया कराची के टाउन्स को तरक्याती फंड की मद में 1 पैसा नहीं दिया गया है। लेकिन हम इख्तियार से बढ़कर काम भी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इख्तियारात के लिए भी और कराची के शहरियों के जो वसाइल हैं, जो टैक्स है, इंशाअल्लाह ताला इसके हक के लिए जंग लड़ते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला इसके लिए फाइट करेंगे भरपूर, और कर रहे हैं। शहर के जितने मसाइल हैं, इन मसाइल के हवाले से अगर कोई आवाज़ बुलंद कर रहा है तो जमात इस्लामी आवाज़ बुलंद कर रही है। के इलेक्ट्रिक का मसला हो, नादरा का मसला हो, इसी तरह बहरिया टाउन का मसला हो, अगर कोई किसी की आवाज़ है तो जमात इस्लामी की आवाज़ है। शहर के हक के लिए अगर कोई खड़ा है तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी खड़ी है। और जो बारिशें हुई हैं, हालिया बारिशें, इन बारिशों के अंदर हमारे मुंतखब नुमाइंदे अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड के अंदर मौजूद थे, अवाम के दरमियान मौजूद थे। मैं खुद सड़कों पर मौजूद था अपनी मुंतखब क़यादत के साथ, और हमने तो अपने सारे डिस्ट्रिक्ट्स को अल्हम्दुलिल्लाह आप कह रहे हैं कि आपके नुमाइंदे ऑन ग्राउंड फील्ड में मौजूद थे, और आपने खुद भी कहा कि 9 टाउन तो आपकी डोमेन में आते ही हैं। लेकिन अगर हम बात करें मौजूदा सूरत हाल की जो कराची में है, लोग मर भी रहे हैं, डूब भी रहे हैं, और ना जाने उनके साथ क्या क्या हो रहा है, आप सब ये जानते हैं। छोटा सा बहुत सवाल है, कौन सी सियासी जमात फिर जिम्मेदार है? देखिए, इसकी जिम्मेदार MQM और पीपल्स पार्टी है, जो 40 साल तक इस सूबे पे ये लोग हुकूमत करते रहे हैं। फ्रेंडली हुकूमत होती है इनकी, और ये कराची के शहरियों को सहूलत मुहैया करने के अंदर, बल्कि इन्होंने कराची के लोगों के हक पे डाका डाला है 40 साल तक। देखें ना, पीपल्स पार्टी 17 साल से मुस्तकिल बराजमान है। MQM 1988 से हर हुकूमत का हिस्सा रही है, आज भी वफाकी हुकूमत का हिस्सा है। वफाक का हिस्सा तो पीपल्स पार्टी भी है, वफाक का हिस्सा MQM भी है, मुस्लिम लीग नून भी है। तो भाई बात यह है कि शहरियों को सहूलत नहीं मिल रही, लेकिन इनके अल्ले तल्ले ख़त्म नहीं हो रहा है। गवर्नर साहब का नाच गाना ख़त्म नहीं हो रहा। गवर्नर साहब की संजीदगी का आलम यह है कि गवर्नर हाउस, जहाँ हकीम मोहम्मद सईद साहब जैसा गवर्नर मौजूद होता था, जहाँ ममनून हुसैन साहब थे, जहाँ इसी तरह एयर मार्शल अजीम दाऊद पोता साहब मौजूद थे, वहाँ जनाब जिस तरह जो है वो नाच गाने की महफिलें हो रही हैं, जिस तरह वहाँ जो है गैर संजीदगी का मुजाहरा हो रहा है, लोगों के जख्मों पर नमक पाशी हो रही है। और फिर आप ये बात करते हैं कि भाई बात ये, शहर को तबाह किसने किया है? इस शहर को तबाह करने वाले वो लोग हैं जिन्होंने चाइना कटिंग करके, मैं तो ये कहता हूँ ट्रीटमेंट प्लांट 2 महमूदाबाद तक में पर आपने चाइना कटिंग कर दी। कौन था? ये मुस्तफा कमाल साहब जो है उस वक्त जो है वो शहर के मेयर थे। MQM ऑल एंड ऑल थी जनाब, चाइना कटिंग हो रही थी, पूरे नॉर्थ नानाबाद के पार्कों को कब्जा कर लिया गया, चाइना कटिंग की नजर करके 4 मंजिला इमारतें बना दी गई। बिल्कुल। और आज मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। हाँ, मुनीम साहब, एक चीज आपने जो बात की, अच्छा मुझे याद अच्छी तरह 2020 में जब कराची बुरी तरीके से मुतासर हुआ था, उसके बाद इदारों ने आके जी कहा कि जी हम नाले सफाई करते, फिर महमूदाबाद नाला उसको भी बहाल किया गया, फिर औरंगी नाला भी बहाल हुआ, सारी आबादियां पीछे हटाई गई, गुजर नाला भी बहाल हुआ, सारी आबादियां पीछे हटाई गई। अगर हम इन 3 नालों के बावजूद भी, इनकी सफाई के बावजूद भी डूब रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि क्या कराची में क्या नए नाले फिर बनाए जाएं, क्या किया जाए? मेयर कहते हैं कि जी ये नाले 40 mm कैपेसिटी है, अर्बन रिसोर्स सेंटर की रिसर्च के मुताबिक 25 से 30 mm इसमें कैपेसिटी है सर। तो अगर 25 से 30, चलिए 40-45 भी कर लीजिए, और अगर शहर में 60-80 हो जाए बारिश, तो फिर क्या हमें नए नाले बनाने की ज़रूरत है, या फिर हमें उन चोक पॉइंट्स पे काम करने की ज़रूरत है जहां पे रिहायशी सोसाइटियां अभी भी बनी हुई हैं? आपकी क्या फाइंडिंग है इस पे? देखिए, फाइंडिंग हमारी ये है कि मुर्तज़ा वहाब साहब जो है वो अपनी नाअहली को ये कह कर के 40 mm पानी की गुंजाइश है, भाई ये कैपेसिटी नहीं है, तो कैपेसिटी बढ़ाना किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? आज तक देखें, मैंने महमूदाबाद नाले का तस्करा किया जी। महमूदाबाद नाले पर एक ट्रीटमेंट प्लांट 2 था, जिसके बाद इस पानी को, जो महमूदाबाद नाले से पानी निकलकर जाता किधर, समंदर की तरफ जाता, ट्रीटमेंट होने के बाद उस नाले पर आज भी
चाइना कटिंग की नजर कर दिया गया है, कुछ हिस्सा उसका साफ कर दिया गया। जाहिर बात है अगर आप नेचुरल पानी के रास्तों पर आबादियां बना देंगे, वहां आप डीएचए बनाकर खड़ा कर देंगे या फिर वहां लोगों को बसा देंगे। जब लोग बस रहे होते हैं तो यही सारे लोग हुक्मरान थे, उस वक्त जो है लोगों को बसा रहे थे, बाद में लोगों को वहां से उठा रहे थे। यही पूरा सिलसिला चलता रहता है। अभी भी देखें ना, इस साल नालों की सफाई की मद में 60 करोड़ रुपए हुकूमत सिंध ने मुख्तस किए। आप मुझे बताएं, अगर नालों के चोकिंग पॉइंट बंद हो जाते हैं बारिशों के दौरान तो उसके नतीजे में क्या होता है? नालों से पानी ओवरफ्लो होता है। आप मुस्तकिल क्वार्टरली सफाई क्यों नहीं होती नालों की? क्यों मशीनरी प्रोवाइड नहीं की जाती? अगर मशीनरी टाउन्स को प्रोवाइड कर दी जाए तो टाउन इससे ज्यादा काम कर सकते हैं। और इस वक्त भी अगर टाउन्स के अंदर अगर कहीं सूरत हाल बेहतर हो गई है तो इसलिए हो गई है कि वहां कुछ ना कुछ नालों की सफाई हो गई थी, वरना मरकजी नाले तो अभी भी वहां जो है वो जगह जगह चोकिंग पॉइंट है। वहां कचरे की वजह से पानी रुकता है और पानी रुकने के नतीजे के अंदर जो सड़कों का पानी होता है वो मरकजी नालों में नहीं पहुंच पाता, जिसके नतीजे के अंदर अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो जाती है। यानी बहुत शुक्रिया मुनीम जफर साहब हमारे साथ मौजूद थे। यानी कि सिर्फ बड़े नालों की सफाई ज़रूरी नहीं है, वो जो सब्सिडरी नाले हैं उनकी भी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी भी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अब फैसल वही सूरत हाल है कि जो भी हो आवाम परेशान है, आवाम इस वक्त मुश्किलात से दो चार हैं। और कराची में बारिश के बायस सुरजानी टाउन यूसुफ गोड का इलाका इस वक्त शदीद मुश्किलात से दो चार है। गलियों घरों में कई फीट तक पानी दाखिल हो चुका है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, काशान हमारे नुमाइंदे हमें आगाह करेंगे। काशान बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें कराची में बारिश के बाद शहर के मुताबिक इलाकों की बड़ी बुरी सूरत हाल है। इस टाइम में मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ सुरजानी टाउन में वाक़ यूसुफ गोड से। मेरे कैमरामैन नज़ाकत अली आपको पहले मनाजिर दिखाएंगे कि ये वो शारा है, गलियाँ हैं जहाँ पर बच्चे खेलते हैं। आप देखें क्या हाल हुआ है, रोड बिल्कुल भी तामीर नहीं है। और आगे अगर जूम इन करके कैमरा दिखाए मेरा कैमरामैन कि तमाम जो घर हैं वहाँ पर घरों में पानी दाखिल हुआ हुआ है, जिनसे उनका फर्नीचर जो है शदीद जो मुतासिर हुआ है। इस टाइम पर शहरों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और कुछ शहर यहाँ से नकल मकानी करके महफूज मकाम पर यहाँ से चले गए, अपने दूसरे जो घर हैं उनके वहाँ पर चले गए। इस टाइम पर कुछ शहरी में मेरे अपना मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर, कुछ भी नहीं होता, मेयर कराची के बड़े बड़े दावे जो है वो रहेगा। हमने देख लिया कराची बुरी तरह से बर्बाद हो गया। अभी मैं रिसेंटली एक न्यूज़ चैनल पे देख रहा था कि उसमें मेयर कराची एक रोड दिखाए थे जो उन्होंने ट्वीट किया था। अब मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि ऐसा मेयर जो झूठ बोले क्लियरली, तमाम मीडिया दिखा रहे हैं, आप लोग भी दिखा रहे हैं और लोग भी दिखा रहे हैं, कराची की ऐसी की तैसी कर दी है। यहाँ पे बड़े बड़े नाले बने, सारे नाले बेकार गए। अब अभी लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा, सब खरीदा, ये सामने मेरा घर है, पूरे फर्नीचर की ऐसी की तैसी हो गई, मेरा लाखों का नुकसान हो गया। अब तक कोई बल्दियाती नुमाइंदा आया या कोई रेस्क्यू टीम आई? आया, कोई नहीं आया, सब फारिग हैं, अपनी मतलब आपके तहत काम कर रहे हैं। ऑफिस की छुट्टी, रात को खाना अल्लाह खैर करे, कैसे खाया अल्लाह जानता है, हम बता नहीं सकते, अल्लाह पाक रहम करे। अच्छा अंकल, आप बताएं कितना नुकसान हो गया? सर मेरे बेटे का घर है। अभी हमने फर्नीचर बनवाया था तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए का, वो भी ख़राब हो गया। तकरीबन 2 फीट पानी घर में था, सारी रात से लगे हुए, पानी अब निकाल के फारिग हुए ताकि बच्चे तो कम से कम सुकून से बैठें। वो मेरा पोर्शन बना हुआ, वो ऊपर भी बना हुआ, तो मैं बच्चों को वहाँ ले गया था। हमने सारी रात ऊपर गुजारी। नीचे मेरे घर में भी 1-1.5 फीट पानी था, मेरा ही फर्नीचर था, कुछ सामान था, ख़राब हुआ है। फ्रिज में पानी चला गया है। मेरी बेगम का बाईपास हुआ है, मगर वो उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई तो हम बहुत सारी रात परेशान रहे। पूरी रात हो गई। मैं सिक्योरिटी का एक गार्ड का नुमाइंदा हूँ, मैं आज ड्यूटी भी नहीं जा सकूँ। सिक्योरिटी वाले हमें अलहदा तंग करते हैं, तनख्वाहें नहीं दे रहे हैं, हम उससे भी तंग आए हुए हैं। और घर भी देखें सामान जो है ना हमारे घर का कैसे पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, देखें अभी भी घरों में जो है पानी मौजूद है, लेकिन शहरियों का ये कहना है, इस इलाके के रिहायशियों का ये कहना है कि अब तक ताहाल कोई बल्दियाती नुमाइंदा इस इलाके में नुमाइंदा यहाँ पे नहीं आया है और लोग भी अभी बहुत परेशानी का शिकार हैं। तो अब सवाल ये है कि कराची डूब गया और फिर डूब गया, लेकिन कराची बार बार क्यों डूब रहा है? लगभग 4 करोड़ की आबादी वाला ये शहर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, कई मुल्कों से भी बड़ा ये शहर, आखिर क्यों बार बार अर्बन फ्लडिंग का निशाना बन रहा है? और फैसल, इस पे सवाल फिर ये भी तो बनता है ना कि शहरी सैलाब यानी अर्बन फ्लडिंग होती ही क्यों है? क्या ये सिर्फ कुदरती अमल है या फिर हम कुदरत के कंधों पर अपनी नाअहली की बंदूक चला रहे हैं? इसी पर बात करने के लिए मसूद लोहार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट हैं। मसूद लोहार साहब, अचानक से सैलाब आ जाना, वेदर पैटर्न का इतनी तेज़ी से चेंज होना, क्या ये वाकई कोई कुदरती अमल है या फिर हमारी कोई पैदा कर दी सूरत हाल? देखिए, कराची में जो एवरेज एनुअल रेनफॉल होता है वो 174 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर होता है। सिर्फ 2020 में सदी का सबसे बड़ा स्पेल आया था, जिसमें
230 मिलीमीटर आया था 2020 में। कल जो बारिश हुई है वो 181 मिलीमीटर है। तो जाहिर है ये पूरे साल की तकरीबन बारिश जो है वो 24 घंटे में हो गई, तो उसका इम्पैक्ट शहर पे पड़ेगा। बाकी जो ये क्लाइमेट की जो मैनिफेस्टेशन है ये पूरे मुल्क में, इंडस वैली पूरे में ये नजर आ रहा है, बल्कि हिंदुस्तान के भी काफी प्रोविंसेस में आ रहा है। यहाँ पे जो आगे चल के ज्यादा मसले होंगे क्लाइमेट चेंज में, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट 300-400 मिलीमीटर भी कभी हो गई तो कराची का तो बड़ा, तो उसका एक वजह ये भी है कि पूरी जो हमारी इकोसिस्टम है वो कंप्रोमाइज्ड है। यहाँ की लेगून सारी ऑक्यूपाइड है, 2 दरिया है हमारे, लियारी और मलीर, दोनों नाला बन गए हैं और उनकी डेल्टाएं नहीं है। तो ये आगे चल के और ज्यादा मजीद खराब होता जाएगा कराची का सिलसिला, अगर ये चीजें अंडू नहीं की गई। अच्छा, अब इसमें मसूद साहब, अब सिचुएशन ये, जैसे कि आपने भी कहा कि यहाँ पे जो है वो नदियाँ थी, मैं चाहूँगा थोड़ा सा लोगों को बताइए ये शहर कराची कितना खुशकिस्मत हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नाले पानी नहीं निकालते थे, यहाँ पे 2 नदियाँ हैं जो कि ये पानी निकालती थी, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, मलीर नदी और लियारी नदी। सबसे पहले तो ज़रा ये बताइए कि इन नदियों के साथ हमने क्या किया है। देखें, ये दुनिया का मेरा ख्याल है वाहिद खुशकिस्मत कोस्टल सिटी है जिसके 2 दरिया हैं और दोनों के बीच में सिर्फ 15 किलोमीटर का एवरेज डिस्टेंस है। दोनों दरिया जो है वो सराउंडिंग से पानी लाके शहर के समंदर के साथ क्रीक्स में डेल्टा बनाते थे। वो दोनों दरिया अभी भी एक्टिव हैं। अगर अभी भी हम उसको ठीक कर लें तो न सिर्फ ये कि वो दोनों दरिया हमारा ये पानी भी निकाल देंगे, बल्कि वही दरिया हमारी टूरिज्म का बन सकते हैं, बल्कि उसमें नेविगेशन हो सकती है जैसे दुनिया के और ममालिक में होता है। यानी कि आप दरिया के अंदर अपस्ट्रीम नेविगेशन भी कर सकते हैं, बोट्स चला सकते हैं। एक तो ये है। दूसरा ये कि इसकी 2 लेगून थी बहुत बड़ी। एक जो ओबायो लेगून थी वो सबसे बड़ी लेगून थी, जो उस वक्त जो अभी जो 3 तलवार 2 तलवार या अपना हिजरत कॉलोनी, शिरींजना कॉलोनी, माई कोलाची का ये पूरा एरिया आगे, ये सारी लेगून थी, ये पूरी ऑक्यूपाई कर दी गई है। फिर 2 नैनार लेगून जो थी सैंडस्पिट पे, वो 55 में डिस्कनेक्ट कर दी गई फ्रॉम द सी, जिसके नतीजे में जो हाई टाइड में पानी आके हार्बर को साफ करता था वो पूरा अमल खत्म हो चुका है और हमारा हार्बर बहुत गंदा और खराब हो चुका है। फिर क्रीक्स 2 मेन थी, गिदरी और कोरंगी। गिदरी क्रीक आपको पता है इट्स टोटली हाउसिंग कॉलोनी। कोरंगी क्रीक की 5 सब क्रीक्स थी, पांचों की पांचों ऑक्यूपाइड हो चुकी हैं। आपने कोई जगह छोड़ी ही नहीं है, पानी जाएगा कहाँ से? ये तो देखें, ये क्लाउड बर्स्ट और क्लाइमेट चेंज का ऐसा जमाना है जिसमें कोई कुछ नहीं कर सकता कि कितना मिलीमीटर का की बारिश जो है ना वो हो जाएगी। अच्छा, ये तो अभी तो 181 है, जैसे अगर ये आपने कहा 300 हो जाती। कि कता कलामी की माजरत कि ये ज़माना क्लाउड बर्स्ट का है और इस तरह की सूरत हाल आगे भी हमें देखने को मिलेगी, लेकिन दुनिया में हमने देखा है कि वाटर हार्वेस्टिंग का ये एक अमल है जो कि दीगर मुल्कों में किया जाता है, साथ साथ इंजेक्टिंग वेल्स का भी अमल किया जाता है जिसको आम ज़बान में बोरिंग कहा जाता है। क्या हमारे सिचुएशन में, हमारी सरफेस पे, पाकिस्तान में, कराची में, क्या ये काबिल अमल, ये कारआमद हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उससे पहले आप ये 2 दरिया जो हैं अगर इसको रिहेबिलिटेट कर दें, मुकम्मल तौर पे रिहेबिलिटेट कर दें, तो आपकी अंदर फ्लड आएगी नहीं, कोई फ्लडिंग नहीं होगी। हाँ, वो ऐसे जगह पे जहाँ पे आपने रिवराइंस जो हैं, कोई नेचुरल रिवराइंस के रास्ते बंद किए हैं, वहां आएगी, लेकिन वो फिर पानी निकल भी जाएगा। लेकिन ये कि बड़ा सारा मैग्नीट्यूड जो है वो तो इन 2 दरियाओं की रिहेबिलिटेशन से ही हल हो जाएगा। और बाकी इंजेक्टिंग वेल्स बहुत बड़ा जबरदस्त, दुनिया पूरी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है। मलीर और लियारी में हमने सर्वे की है, 2000 ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप वेटलैंड्स बना सकते हैं। हाँ, वेटलैंड्स का आपने जिक्र किया। अब कराची में वेटलैंड्स भी नहीं है, जो वेटलैंड्स पुरानी थी वो भी ख़त्म कर दी हैं। आपने ओबायो लगून की भी बात की, वो भी हमने उसके साथ क्या कि वो भी हमारे अब सामने है। मसूद साहब, कराची की एक तारीख भी रही है, अभी तो हम जो नॉर्मल बारिश है ना, हम उसी को रो पीट रहे हैं। मैं चाहूँगा ज़रा लोगों को आप आज़ादी से पहले लेके जाइए और बताइए कि कराची, जिसको हम बहुत सेफ समझते हैं अपने अकीदे की वजह से कि कुछ नहीं हो सकता, हाँ जी, कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे क्योंकि मज़ार है, तो ज़रा कराची वालों को बताइए कि इसी कराची में आज़ादी से पहले कौन कौन सी आफात आ चुकी थी। देखिए, मज़ार अल्लाह के वलियों को ताकत है, मतलब ये नहीं है, लेकिन ये कि 1902 में साइक्लोन आया, 1944 में साइक्लोन आया जिसकी वजह से 10,000 लोग डिस्प्लेस हुए कराची में। उस वक्त पॉपुलेशन सिर्फ 4 लाख थी। 1945 में यहाँ सुनामी आई जो
सबडक्शन जोन जो है ट्रिपल जंक्शन मकरान का, वो यहाँ से 150 माइल्स पे है, वहां से वो सुनामी जनरेट हुई थी, उसने हिट किया था। 4000 लोग रिपोर्ट हुए थे उनकी डेथ्स मकरान कोस्ट पे, जिसमें कराची भी शामिल था। तो ये इस तरह तो फिर छोटे मोटे और भी साइक्लोन तो बहुत आए हैं और उन्होंने हिट किया है, कराची को नुकसान भी किया है। अच्छा ठीक है। उस वक्त आप जहन में रखें कि उस वक्त ये लेगून्स भी मौजूद थी, क्रिक्स भी मौजूद थी, दरिया भी अपनी थे, उनकी डेल्टा भी मौजूद थी। अब तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अल्लाह माफ करे, अगर कोई भी इवेंट होता है तो इस शहर के अंदर एब्जॉर्ब करने की कोई कैपेबिलिटी नहीं है। यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि इन तमाम तर चीज़ों के होने के बावजूद जो कि सैलाब को रोकती हैं या अर्थक्वेक बचाती हैं, जब भी हमारे पास थी तो हमारी 4 लाख की आबादी में 10,000 का जो है वो नुकसान हुआ था, डिस्प्लेसमेंट हुई थी। खाकम बदहन, बारिश तो छोड़िए, अगर हल्का सा झटका आता है इस शहर में या 100 से 145 चली जाती है बारिश, क्या होगा कराची का? देखें, झटके की जब बात करते हैं ना, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हम सबडक्शन जोन जो है, जिसमें अरेबियन प्लेट, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का ट्रिपल जंक्शन है, वो हमें सिर्फ 150 नॉटिकल माइल्स पे है और वो आखिरी बार एक्टिव हुआ था 1945 में। तो 80 सालों तक की एनर्जी वहां जमा हो रही है। मतलब कि आप समझें कि हजारों न्यूक्लियर बॉम्ब्स की एनर्जी वहां जमा हो रही है और उसकी जो पोटेंशियल जो है झटके का, वो 8.7 से 9.2 है रिक्टर स्केल पे। आप अंदाजा करें कि 9 का रिक्टर स्केल पे जब आया था झटका इंडियन ओशन में, तो जमीन अपने एक्सेस से हट गई थी। आप मतलब ये समझें कि आपने अगर डिजास्टर मैनेजमेंट या डिजास्टर रेजिस्टेंस का कराची में कोई कॉम्प्रिहेंसिव प्लान नहीं बनाया, तो यू आर एक्सपोजिंग millions of people to a lot of problems. अच्छा मसूद साहब, ये भी हम जानना चाहते हैं, कराची वाले जब इतनी चीज़ें देख ही रही हैं और ये सब हो ही गया है, आगे जो वेदर पैटर्न आ रहे हैं, जो मौसमी सूरत हाल है, क्या इसी तरह मज़ीद सख्ती होगी, ज़्यादा गर्मी होगी, ज़्यादा जो है वो सर्दी होगी? देखिए, पूरी इंडस वैली जो है ना, वो जब 2010 में जो फ्लड आई थी या 2010 में जब अताबाद झील बनी थी नॉर्थ में, वो हमारे लिए एक अल्लाह की तरफ से वार्निंग थी कि ज्योग्राफी चेंज हो रही है, चीजें चेंज हो रही हैं। हमने क्या किया, उसी अताबाद झील को हमने टूरिस्ट पॉइंट बना लिया। तो पूरी इंडस वैली जो है इज गोइंग थ्रू दिस चेंज और ये मैनिफेस्टेशन हर जगह पे हो रही है और अनप्रेडिक्टेबल है। मतलब मुझे सिर्फ आप ये बताएं कि 181 मिलीमीटर की बारिश में अगर ये हाल हुआ है, अल्लाह रहम करे 300 मिलीमीटर तक हो जाए जैसे मुंबई में हुई है जी, तो आप अंदाजा कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते आप। और ये दिमाग से लोग बड़ा निकाल देने कि कोई एक मेयर या कोई एक गवर्नमेंट या कोई म्युनिसिपलिटी जो है, स्पेशली ऐसे शहर में जहाँ पे जो अख्तियारात का बड़ा मसला है कि यहाँ पे जी जगह जगह पे वो कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, उनका अलग सिस्टम है, हमारी गैरिजन्स हैं, फिर उसके बाद तो ये कैसे आप मैनेज करोगे? मैं नहीं समझता कि कोई हमने मुकम्मल तौर पे, अगर कोई मुझसे ये कहे कि इसका क्या हाल है, मैं तो यही कहूंगा कि दोनों दरियाओं को मुकम्मल उसकी ग्लोरी का के तौर पे आप रिस्टोर कर लें, रिहेबिलिटेट कर दें। अगर नहीं करेंगे, आप अपनी जिंदगी से खेल रहे हैं। बहुत शुक्रिया मसूद लोहार साहब, और इस उम्मीद के साथ कि आपकी जो बातें हैं तक पहुंचा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि कुछ हो सके। लेकिन इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं, बट हम कराची की मजीद भी बात कर रहे हैं। हमने तारीख की बात की, अब ज़रा इसके बाद हम ये बात करेंगे कि जो कराची के नाले हैं, हाँ, उनके साथ असल इशू है क्या। बिल्कुल, और फैक्ट्स एंड फिगर की बात करेंगे वक्त एक ब्रेक का। एक मरतबा फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। हमने देखा कि पिछले 2 दिनों में क्या हुआ, स्पेशली परसों तो बहुत ही बुरी सूरत हाल रही, लेकिन कहते हैं ना कि ये कराची वाले जो हैं ये बड़े दिल वाले होते हैं। ये वही शहर फैसल है गौर, जहाँ पे रमज़ान के दिनों में जब इफ्तार के टाइम पे आप घरों को वापस जा रहे होते हैं, तो यहाँ लोग जो है वो रोक रोक के आपको इफ्तार दे रहे होते हैं, भाई ये लें, हाँ वही सारी चीज़ें। यही शहर फैसल, यहीं पर पानी खड़ा हुआ, इंतज़ामी नाअहली जिसकी भी वो एक तरफ, लेकिन फिर कराची के कुछ नौजवान सामने आए
और उन्होंने बीड़ा उठाया कि अगर कोई नहीं आ रहा सामने तो हम आते हैं और हम मदद को आते हैं। तो कौन है आज हमारे साथ? यानी कि वही बात है कि अपनी मदद आपके तहत, क्योंकि कराची वालों को बहुत अच्छे से पता है कि उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। उनको ये तक नहीं पता कि किसको जो है वो कौन ऐसी जिम्मेदार अथॉरिटी है जिसको कहा जाए कि जो आज हम जहाँ खड़े हुए हैं, जिस तरह डूब रहे हैं, मर रहे हैं कराची वाले रोड पे, और जिस तरह से औरतें फैसल सफ़र कर रही थी बच्चों के साथ, मासूम बच्चों के साथ, बहुत ही दिल दुख रहा था यकीन। एब्सोल्युटली। उसके कुछ चीज़ों का तो मैं खुद विटनेस हूँ कि कारसाज से लेके और मलीर तक जो ऑफिस से निकलने वाली खातीन थी वो उस पे फुटपाथ पे पैदल चल रही थी, और जब फुटपाथ तक जी और जब फुटपाथ तक पानी आ गया तो फिर फुटपाथ और सड़क में कोई फर्क रहा ही नहीं। तो फिर क्या सड़क और क्या पानी, क्या मनाजिर हैं। ये भी मनाजिर भी देखे जा सकते हैं कि ये कोई समंदर नहीं है, कोई नदी नहीं है, ये शहर कायद के वो गलियां हैं जिनको कहा जाता है कि रोशनियों का शहर है। ये वो मेन शहरा है जहाँ पे नदी का जो है वो एक मंजर पेश किया जा रहा है। बारिश के दौरान नौजवान अपनी मदद आप के तहत एक दूसरे को जो है वो उनकी हेल्प करते हुए दिखाई दे। एक बहुत ही कसमपुरसी का आलम है अगर मैं कहूँ। अच्छा, ये जो मनाजिर हमने देखे परसों, ये अंडर पासेस में भी यही सिचुएशन रही। आपको हम ये इंतबाह करते हैं कि परसों के मनाजिर हैं, शारा फैसल पे भी ये मनाजिर है, बर्न्स रोड पे मनाजिर है, ये तो खैर कोरंगी के मनाजिर हैं, और इसके साथ साथ दीगर कराची की वो तमाम तर सड़कें। अब इसमें एक ये भी बहुत बड़ा मसला है कि वो तमाम तर सड़कें जो नशेब में हैं वहाँ तो पानी भरता ही भरता है, लेकिन परसों तो कमाल ही हो गया कि जो नशेब में नहीं थी सड़कें उनमें भी पानी आता रहा, उनमें भी सिचुएशन जो है वो इंतहाई ख़राब रही। ये लाइट हाउस के मनाजिर हैं, बच्चे जो थे, ये शुक्र है जी, ये शुक्र है कि कल और आज जो है वो स्कूल बंद रखे गए हैं, वरना तो ऐसी भी इत्तलात है कि कुछ स्कूल के बच्चे जो 12 बजे 1 बजे निकले हैं, कोई 3 बजे पहुंच रहा है, कोई 5 बजे पहुंच रहा है, कोई 7 बजे पहुंच रहा है, कोई रात 9 बजे पहुंच रहा है। हादसात का शिकार हुए। इतना पेंडेमोनियम था, इतना ज़्यादा पेंडेमोनियम। तो इसमें फिर ऐसे कुछ लोग होते हैं जो सामने आते हैं, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हैं, और अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए जब वो सामने आते हैं तो फिर वो मदद करते हैं लोगों की। बहुत सारे लोग थे जो कि जूस के पैकेट्स लेके सड़कों पे आ गए और उन्होंने लोगों की मदद की। और अब बड़ी स्पेशल बात और अच्छी बात मैंने ये भी देखी कि इस बार काफ़ी लोगों ने खुद से ऑफ़र किया कि अगर आप कोई शॉप है, कोई रेस्टोरेंट है, कि अगर आप यहाँ पे आके थोड़ी देर बैठना चाहें, अपना एक फ़ोन आप चार्ज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कप चाय अगर पीना चाहें, कुछ वक्त अगर बिताना चाहें तो आप बिता सकते हैं, जो कि आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ है। इसकी हमें ज़रूरत भी है, क्योंकि आप ये यकीन कर लें कि कराची वालों को कोई इंतज़ामिया देखने वाली नहीं है। और इस तमाम तर सूरत-हाल पर भी शुएब नूर तहीम, टीम ऑफ रोडर पाकिस्तान, भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शुएब नूर तहीम, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं एक ऐसी सूरत हाल में जब कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं है, तब आपके दिल में इस तरह से किसी के लिए मदद करने का जज्बा बेदार हो तो बहुत ही एक अच्छी उसको एक रविश कहा जाता है। शुएब, क्या कहिएगा, क्या सिचुएशन पिछले 2-3 दिनों में देखी आपने और किस तरह से क्या माहौल था? शुएब, अगर आप अपने टीवी का वॉल्यूम अगर ये कम कर दें तो गालिबन हमारी आवाज़ उन तक पहुंच सकती है, लेकिन स्टिल हम ट्राई कर रहे हैं। और वही बात है कि कराची वाले अपनी मदद सारी चीज़ों को जो है वो मैनेज करते हुए दिखाई देते हैं और उनका देखने वाला कोई भी नहीं है। एब्सोल्युटली। लेकिन अब यही है कि जब कोई नहीं आता तो फिर हम खुद ही अपनी मदद को निकल पड़ते हैं। ये तो एक ग्रुप था नौजवानों का जिन्होंने मदद की। ऐसे बहुत सारे लोग थे, ख़ास तौर पे जो हाई रूफ्स थी वो फंसी हुई थी। एक हाई रूफ वाला निकल के दूसरे हाई रूफ वाले की गाड़ी को स्टार्ट कर रहा था, वो धक्के लगा रहे थे, एंड देन कुछ बाइक वाले जो गाड़ी को धक्का लगाते लगाते उनकी बाइक जो है वो डूब गई। और बड़ी सरप्राइजिंग सूरत हाल हमने ये भी देखी है फैसल के जो लोग हैं, चूँकि उनकी बाइक बंद है, क्योंकि उनकी गाड़ियाँ बंद हैं, तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल उनके चेहरों पे, शायद वो अपनी बेबसी पर हंस रहे थे, क्योंकि कराची वाले इतनी मुश्किल में, फिर भी आप देखेंगे जो लोग इस वक्त आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, औरतें परेशान हैं, ये फुटेज भी देखा जा सकता है, तो वो परेशान है और खुद हंसते हुए भी जा रहे हैं। मतलब एक इंतहाई बेबसी कहते हैं इसको, बेबसी में हंसी आती है। हम इसको मजीद कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया कि कराची में जब अर्बन फ्लड आया तो किस तरीके से एक नौजवानों के ग्रुप बाहर निकला और उन्होंने लोगों की मदद की। तो टीम ऑफ रोडर्स पाकिस्तान शुएब नूर हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, आई होप कि अब आपको आवाज़ आ रही होगी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द फुटेजेस एज वेल। तो बेसिकली एक सयाहत के लिए आप लोगों ने एक ग्रुप बनाया, लेकिन फिर जब आपने देखा कि कराची में ये सब हो रहा है तो आप लोग बाहर निकल आए लोगों की मदद के लिए। ज़रा विटनेस जो आपने किया थोड़ा बहुत बताइए कि क्या उस रात क्या कुछ हो रहा था। जी बिल्कुल ऐसा है कि आपको पता है जिस तरह इस मुल्क पे और कराची शहर में कभी भी कोई बुरा वक्त आता है तो कराची की आवाम जो है वो सबसे पहले मौजूद होती है पेश उसकी खिदमत के लिए। तो हमारा जो टीम ऑफ रोडर्स पाकिस्तान जो है ये बेसिकली एडवेंचर क्लब है, जो कि हम हर दफ़ा अगर कोई ऐसा बुरा वक्त आता है तो हमारी ऑफ रोड कम्युनिटी जो है ये लोगों की खिदमत के लिए जो है वो रोडों पे आ जाती है, क्योंकि हमारे पास 4x4 व्हीकल्स है, बड़ी व्हीकल्स गाड़ियां हैं, तो वो ऐसी जगहों के लिए बड़ी बेहतरीन रहती है। तो उसमें ये है कि जो हमारी आवाम या जो लोग घरों में महसूर हो गए थे, फंस गए थे और जो रोडों पे फंस गए थे, तो हमारी टीम जो है वो हमारे मेंबरान जो है वो पूरे कराची में, चाहे डिफेंस हो, मलीर, कोरंगी, नॉर्थ नाज़ाबाद, हर जगह हमारे मेंबर्स हैं। तो हमने एक तैयार किया कि इस तरह के जितने भी लोग जो इसमें फंसे हुए हम उनकी मदद करेंगे। तो उसमें मैं एक दो किस्से बताऊं कि डीएचए में एक साहब का फोन आया, वो कोई 80 साल के अंकल थे और वो अकेले घर में फंस गए थे और घुटनों सोफो तक पानी था। तो हमने जाके उन्हें रेस्क्यू किया और उन्हें एक सेफ प्लेस पे हमने छोड़ा। इसी तरह रात 1 बजे फोन आया एक फैमिली का कि जी सुबह से लाइट नहीं है, पानी के टैंक में पानी आ चुका है और घर में बच्चे हैं, तो आप हमें काइंडली किसी सेफ जगह पे लोकेट कर दें। तो हमने वहां से उन्हें रेस्क्यू किया और एक सेफ लोकेशन पे उनको जो है वो हमने लोकेट किया। इसी तरह शारा फैसल पे आपने देखा था एयरपोर्ट और मुख्तलिफ जगहों पे जो गाड़ियां फंसी हुई थी और नॉर्थ नाज़ाबाद और इस तरह, तो हमारी टीम जो है वो पूरे कराची में मौजूद थी और वो जो है वो हमारे मेंबरान जो है वो लोगों की खिदमत और सोशल वर्क कर रहे थे ये। अच्छा शुएब, खिदमत और सोशल वर्क आप करते रहते हैं जैसे कि आपने जिक्र भी किया, लेकिन लोगों को चैलेंजेस का सामना था, मुश्किलात का सामना था, आपको लोग पता ही है परेशान सोशल थे, रिस्पांसिबिलिटी है, हम अल्लाह ताला जिसको तौफीक देता है वो ये काम करता है सारे। जिसको तौफीक देता है वही ये काम सर अंजाम देता है। लेकिन शुएब जी, ये भी फैसल। बताइएगा, चैलेंजेस तो लोगों को भी थे, यकीनी तौर पे आपको भी चैलेंजेस होते होंगे, वो क्या होते? तो इस तरह के कई ऐसे मकामात थे जहाँ पे लोगों की कॉल्स आई, इवन के कल भी कॉल्स आ रही थी हमारे पास और हमारी टीम जो है वहाँ पे मौजूद थी और लोगों की मदद कर रही थी। उनकी गाड़ियाँ जो फंस गई थी पानी में रिकवर करवानी थी, वो हमारी टीम ने, हमारे मेंबरान ने जो है वो उसको भरपूर उसमें पार्टिसिपेट किया और अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई और लोगों की जितनी हम कराची के अवाम की खिदमत कर सकते थे, मदद कर सकते थे, हमने की। शुएब, थैंक यू सो मच। एक तो ये कि खुदा करे हमारे शहर पे ऐसी ना आए कि एक ऑफ रोड क्लब को जो है वो एक रेस्क्यू क्लब में कन्वर्ट करना पड़े, लेकिन अगर हुआ है तो इस पर आप लोग पेश रहे, आपका तहे दिल से शुक्रिया फॉर दैट। चलें, मौसम के हवाले से तो मज़ीद बात करते ही रहेंगे। अभी ज़रा कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स की बात हो जाए तो पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा का काबुल में छठा सहफरीकी इजलास हुआ है, जिसमें नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने शिरकत की है। इजलास में सीपैक को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर इत्तेफाक किया गया है, जबकि वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने काबुल में अफगान वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात की है। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने मुलाकात में दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ताउन में सुस्त रवैये पर तशवीश का भी इज़हार किया है। अफगान सरज़मीन की अगर बात करें तो हमलों पर मौसर कार्रवाई का मुतालबा किया गया है और मुलाकात में कलदम TTP और कलदम BLA मजीद ब्रिगेड के ख़िलाफ़ काबिल तस्दीक इक़दामात की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया है। इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पे डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, एक्स एम्बेसडर, हमारे साथ मौजूद हैं। उनको खुशामदीद भी कहते हैं, उनको गुड मॉर्निंग भी कहते हैं। और अब डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, अब जो ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं तेज़ी से, कहाँ फिर ये सूरत हाल और जो पॉलिटिकल जो सरफेस है इसको हम फिर आगे किस तरह से बनता हुआ देख रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान के हक़ में तो इस वक्त जियोपॉलिटिकल मंजरनामा जो है वो पिछले ख़ास तौर पर जब से जंग में हमने सबकत हासिल की है इंडिया से, उसके बाद से हमें एक एडवांटेज है, हमारा प्रोफाइल बढ़ा है जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में। और उसके जब जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में किसी कौम का या किसी मुल्क का जब प्रोफाइल बढ़ता है तो उसमें उसके लोगों का प्रोफाइल भी बढ़ता है, उसके पासपोर्ट की वक़्त भी बढ़ती है, उसके इकानमी में फ़र्क पड़ता है, उसके डिप्लोमेटिक परसूट्स में फ़र्क पड़ता है, उसके जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें फ़र्क पड़ता है। और उसी लिहाज से अगर देखा जाए तो आज का दौरा जो फॉरेन मिनिस्टर हमारे पास आए हैं, जो कि स्ट्रेटेजिक डायलॉग के लिए जो हम पहले भी करते रहे हैं,
इसलिए ज़्यादा कलीदी हो जाता है कि इस वक्त दुनिया में जो तग़य्युरात बड़े तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं जियोपॉलिटिकल और इंटरनेशनल एरेना पर, तो उसकी वजह से जब ये कंसल्टेशन होती है, जब स्ट्रेटेजिक डायलॉग होते हैं चाइना पाकिस्तान जैसे मुल्क, और हमें याद रहे कि चाइना पाकिस्तान जितना गहरा दोस्त है, जितना मुस्तहकम दोस्त है, और हम कहते रहे हैं हिमालय से ऊपर, समुंदर से गहरे या शहद से मीठा, स्टील से, ये तमाम चीज़ों का मकसद ये है कि जब ऐसे मौक़े आते हैं, दुनिया में ये तग़य्युरात आते हैं, तो दोस्त दोस्त से कंसल्ट करते हैं। इस स्ट्रेटेजिक डायलॉग में बाकी चीज़ों के अलावा CPEC हो गया, जो वर्किंग ग्रुप हो गया, उसकी प्रोग्रेस हो गई, उसकी फ़ेज़ 2 का मामला हो गया, ये तमाम चीज़ें तो अपनी जगह पर होनी ही होनी है कि वो एजेंडा पॉइंट का है, लेकिन उसके पसे पर्दा और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गुफ्तगू होती है जो हालिया हालात व वाक़यात के मुताबिक होती है। तो उस लिहाज से ये कलीदी दौरा है चाइना का, और हमने पहले ही चाइना के प्रेसिडेंट को दावत भेजी हुई है 2026 की विज़िट के लिए। इस किस्म के जैसे फॉरेन मिनिस्टर चाइना के हमारे पास आ रहे हैं, इस किस्म के विज़िट से अगले हाई प्रोफाइल दौरों का, हाई लेवल दौरों की राहें खुलती हैं। डॉक्टर साहब एक चीज़, हाँ बिल्कुल, एक चीज़ ये कि लेट्स टॉक स्ट्रेटेजिकली नाउ। भारत का असर रसूख अफ़गानिस्तान में बेइंतहा बढ़ा। हालत ये है कि जो वहाँ की हुकूमत है वो इंडिया को फेवर करती है ज़्यादा रादर दैन गोइंग फॉर पाकिस्तान। बट नाउ ये जो सैफ अरीकी मुज़ाकरात हैं, ये सिर्फ मुज़ाकरात नहीं हैं, ये अफ़गानिस्तान में भारत के उस बढ़ते असर व रसूख पे एक कारी ज़रब लगानी है। इसमें चाइना ने फिर ये ऑफ़र किया है कि चलिए हम CPEC आपको लेके आपकी तरफ आते हैं, भारत के जितने भी वहाँ पे डैम बनाने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है, लेट्स टेक दैट अपार्ट, ठीक है, क्योंकि भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में कई किलोमीटर, कई हज़ार किलोमीटर का पाकिस्तान आता है। क्या ताल्लुक़ है भाई आपका उनसे? क्या ताल्लुक़ है कि आप वहाँ जाएं और वहाँ जाके उनकी तरक्कियात जो है उनमें आप जो है वो शेयर दें अपना। सो इट्स वेरी एविडेंट कि उनको अफ़गानिस्तान से भारत को कोई दिलचस्पी नहीं है, उनको पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने से दिलचस्पी है। और ये सैफ अरीकी मुज़ाकरात या फिर चाइना का ये ऑफ़र करना कि हम अफ़गानिस्तान को CPEC में शामिल करते हैं, दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रेटेजिक मूव। इंडीड इट्स स्ट्रेटेजिक मूवमेंट। पहली तो बात यह है कि हम तवक्को क्या कर सकते हैं इंडिया से? ज़ाहिर है इंडिया इज़ अ डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर इन दिस एंटायर रीजन, सो दे वुड डू ऑल दोज एक्शन, ऑल दोज एक्टिविटीज़ which would destabilize not only Pakistan but that would also create problems in China, क्योंकि चाइना भी तो उनका दोस्त तो नहीं है, चाइना के जिसकी वजह से वो बड़े चाइना को छोड़ दें। और पाकिस्तान के आपको देखा होगा कि इन्फो लैब जो हमारी थी 700 के करीब इन्फो लैब जो पकड़ी गई, डिसइन्फो लैब इंडिया की, उसमें चाइना के ख़िलाफ़ भी उतना ही प्रोपेगेंडा हो रहा था जितना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रहा था पूरे यूरोप में और मुख्तलिफ़ जगहों में। तो वो तो दुरुस्त है। अब रहा सवाल कि ज़ाहिर है इस किस्म की ट्रायलैटरल मीटिंग में जिस तरह अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना का हुआ, तो उससे इंडिया के जो वहाँ हरकत हैं उसमें तो फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो इंडिया उसको इस्तेमाल कर रहा है। रा का मैक्सिमम बजट किधर जा रहा है? रा का बजट मैक्सिमम जा रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और चाइना के ख़िलाफ़ भी वो इस्तेमाल हो जाता है। ETIM जो है, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट, तो वो जब बाकी लोगों को बढ़ावा देती है इंडिया की एजेंसियाँ, तो ऑटोमेटिकली जो दूसरे वहाँ ग्रुप को जो नुकसान पहुँचाते हैं या टेररिस्ट ग्रुप हैं, ETIM जैसे हो गई, तो वो चाइना की शिंक्यांग, यही तो बात ट्राइलेटरल मीटिंग में सामने आई है, जो कि फॉरेन मिनिस्टर चाइना ने रेज किया है कि जी आपके यहाँ जो ग्रुप्स हैं, दहशतगर्द ग्रुप, ख़ास तौर पर ETIM, जिसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है शिंक्यांग में। और उसने उसका जिक्र किया है जब वो मिले हैं PM से, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर खुन साहब से, अफ़गानिस्तान के PM से, तो उस वक्त उन्होंने इस चीज़ का जिक्र भी इसीलिए किया है। और उन्होंने वादा किया है अफ़गानिस्तान ने कि हम ऐसे मामले में बिल्कुल अपनी सरजमीन नहीं इस्तेमाल होने देंगे, जैसे हमसे वादा किया था मई में जब हमने मीटिंग की थी, हमसे भी उन्होंने वादा किया था अफ़गानिस्तान ने कि हम अपनी सरजमीन। लेकिन इससे बड़ा सवाल ये उठता है कि वो कहते हैं ना, ये जो आवारगी शबनम है
इसमें कुछ जुर्म आफ्ताब भी है। हमने भी अपनी हैंडलिंग में कुछ हमारी कमाईगी रह गई है। अफगानिस्तान हमारा ब्रदर मुल्क रहा है, ठीक है, जब से पाकिस्तान बना उस वक्त से लेके अफगानिस्तान में बहुत सारे मामला हमारे खिलाफ भी होते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी बहुत सारी कदरें मुश्तरक हैं। हमें उनको उस लिहाज से डील करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अफगानिस्तान का सरजमीन वो इस्तेमाल नहीं होने दें टेररिस्ट ग्रुप के। क्या उनकी इतनी कैपेसिटी है? तो चाइना, पाकिस्तान, रशिया, बाकी ममालिक मिल के आई एम श्योर कि वो ये भी देख रहे हैं कि तालिबान जो कि एक टूटे फूटे मुल्क का जिन्होंने संभाला है अपना इंतज़ाम, क्या वो इस काबिल है, क्या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस काबिल है कि तमाम के तमाम दहशत ग्रुप्स को एक धक्के से बाहर निकाल दें, या तो वो उसके लिए भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और आपकी गुफ्तगू का बस यही हम समझते हैं कि पाकिस्तान चीन को ज़रूर बीच में रहा है, लेकिन पाकिस्तान का हमसाया ब्रादर इस्लामी मुल्क भी अफगानिस्तान, तो हमें बार बार क्यों किसी और मुल्क की इंटरमीडिएट की ज़रूरत है। लेट्स टॉक मैन टू मैन। चलिए आपको जरा क्रिकेट की बात हो बिल्कुल, और क्रिकेट की बात अगर ना हो तो बात नामुकम्मल भी लगती है। सैमुल की सीरीज़ और एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान T20 स्क्वाड यूएई पहुंच गया है। कौमी टीम आज से 27 अगस्त तक प्री सीरीज़ ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेगी, जबकि 3 मुल्की T20 सीरीज़ का आगाज़ 29 सितंबर से शारजाह में होगा और एशिया कप 9 सितंबर से खेला जाएगा। उधर अगर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की बात करें तो उनकी जानिब से स्कूल में टैलेंट हंट प्रोग्राम का ऐलान सामने आया है। टैलेंट हंट के तहत मुल्क भर से 39 बच्चों को भी नामजद किया गया। 39 अजला के 400 से ज़्यादा स्कूल्स में पीसीबी के 60 से ज़्यादा कोचेस ट्रायल में हिस्सा लेंगे, और ये भी इंक्लूडिंग एक और सीरीज़ भी पाकिस्तान की जो शाहीन्स हैं वो इस वक्त खेल रहे हैं टॉप एंड T20 सीरीज़, और वो अच्छा कर रहे हैं। तो सबसे पहले ज़रा टॉप एंड T20 सीरीज़ की बात कर लेते हैं। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट फवाद मुस्तफ़ा मौजूद हैं। फवाद भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। हम आपसे एशिया कप के स्क्वाड की और ट्राई सीरीज़ की स्क्वाड की तो बात करेंगे, बट लेट्स शिफ्ट आवर फोकस फर्स्ट टू द पाकिस्तान शाहीन्स। उनकी परफॉर्मेंस को कैसा देख रहे हैं आप? देखिए जी, मेरा सिर्फ कहना ये है कि ये एक जो इवेंट या टूर्नामेंट होता है इसमें पहले भी पाकिस्तान की टीमें जाती रही हैं। ये एकेडमीज जो होती हैं डिफरेंट, उनकी जो बिग बैश की टीमें भी हैं, या जैसे किंग्समैन आया एक प्राइवेट क्लब है, या बांग्लादेश ए, उनकी भी शायद पूरी ए नहीं है, ये नेपाल की टीमें हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर हमारी एक एकेडमी की टीम जानी चाहिए थी, पाकिस्तान शाहीन की या पाकिस्तान ए का नाम देना, और साथ साथ अगर आपने नाम दे भी दिया था तो कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर या जिसने पाकिस्तान को ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया हुआ है वो नहीं जाना चाहिए था। यंगस्टर जाने चाहिए थे। अंडर 23 की टीम बनाते आप और उन बच्चों को भेज देते एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए। लेकिन जब आपकी ए टीम जाती है जिसमें आपके इंटरनेशनल पाकिस्तान से खेले हुए खिलाड़ी शामिल हैं, और आप एक उस टीम से हार जाते हैं जिसका नाम है किंग्समैन, और उसमें मोस्टली वो प्लेयर हैं जो 2015-16 उसके बाद से पाकिस्तान से खेले ही नहीं है। और बहुत से ऐसे लड़के हैं कि जो, अफसोस मुझे इस बात का है, जैसे इस टीम में गुलाम मुदस्सिर था, हसन खान था, ये वो लड़के थे जिन्हें पाकिस्तान से खेलना चाहिए था, और वो लड़के छोड़ के चले गए और हम उस टीम से हारे। तो जब आप इन इवेंट्स में भेजते हैं तो एक तरह से दुनिया भर में ये देखा जाता है कि जी आपकी तो ए टीम आई है और वो डिलीवर नहीं कर रही है। साथ साथ जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, मैं कतई उनको ये नहीं कहूंगा कि जी उनकी परफॉर्मेंस से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हाँ जरूर ये बात होती है कि जब ये, चूंकि अब मैच टीवी पे नजर आ रहा होता है ना, तो फैसल मसला सारा ये कि जब वो वहाँ परफॉर्म करते हैं और वो जो क्वालिटी बॉलिंग देखी जाती है तो वो पता चल रहा होता है कि किस क्वालिटी की बॉलिंग है। तो साथ साथ उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, और उसके बेसिस पे हम उन्हें पाकिस्तान की टीम में शामिल कर लेते हैं, और फिर वो जो हम रिजल्ट चाह रहे होते हैं वो मिलता नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि इस इवेंट्स में भी अगर बच्चों को भेजना है तो आप उन लड़कों को भेजें जो बहुत ही यंगस्टर हैं, ज्यादा क्रिकेट नहीं खेले हुए। अच्छा, वो रिजल्ट भी नहीं मिलता, लेकिन फवाद क्या आप समझते हैं कि मौजूदा शाहीन स्क्वाड से कुछ प्लेयर्स कौमी टीम का हिस्सा होने चाहिए थे, और जो कौमी टीम में मौजूद हैं इनकी कौमी टीम में, तो क्या शाहीन्स में भी जगह नहीं बनती फिर? नहीं, देखिए मैं समझता हूँ कि कौमी टीम में आपका जो तरीकाकार है ना, वो ये नहीं है कि आप इन इवेंट से भेज के आप कौमी टीम में किसी भी खिलाड़ी को डाल दें, या ये ट्रायल की जगह है। मेन जगह जो है वो मेरे ख्याल से डोमेस्टिक क्रिकेट है। आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट की क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए जो हम ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं, इंडिया में देखते हैं, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, जो टॉप की 4-5, न्यूजीलैंड हो गया, ये टॉप की 4-5 टीमें कि उनको जरूरत नहीं होती
उनका जो लड़का डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करता है और वो जब आके खेलता है तो वो अलग से नजर आता है। तो हमें अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को इतना स्ट्रांग करना है कि हमें इन 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 टूर्स का सहारा ना लेना पड़े। जो ये टूर्स भी मेरी नजर से वो ऐसे होते हैं कि जिसमें आप बहुत ही यंगस्टर्स को आपको भेजना चाहिए जिनका कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। सदाकत भी यंगस्टर है, एक्सपीरियंस अच्छे रन की बड़ी ऊंची हुई। अब्दुल समद तो खैर काफी अरसे से अब खेल रहे हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं। इसी तरह नियाजी हैं, वो भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो ये कुछ लड़के हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। आप बॉलिंग के हवाले से देखें, अब वसीम जूनियर पाकिस्तान की तरफ से एशिया कप में खेलेंगे। अब अगर 4 ओवर्स में उनको 57 रन पड़ जाते हैं किंग्समैन के अगेंस्ट, तो एक उनका कॉन्फिडेंस लेवल ही नीचे जाता है ना। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपने उनकी फिटनेस चेक करनी थी तो वो यहाँ भी चेक हो सकती थी और आपको अंदाजा जरूर होगा, पहले से प्लान में होगा कि वो एशिया कप में पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे। तो वहां जाके कॉन्फिडेंस ही आपने उसका थोड़ा सा उसको खराब किया। फवाद भाई, अब जरा लगे हाथों ट्राई सीरीज और एशिया कप के स्क्वाड की भी बात हो जाए, कैसे देख रहे हैं हमारे चांसेस इस स्क्वाड के साथ? देखिए, मुझे जो स्क्वाड की अगर आप बात करें तो पहले 3 खिलाड़ी आपके साइम हो गए, फखर हो गए, साहबजादा, फरहान, ये 3 खिलाड़ी हैं कि जो आपके 3 के टॉप बैटर यही होने चाहिए अगर फखर फिट है तो। अच्छा, सवाल जो आ रहा था वो ये आ रहा है कि बाबर और रिजवान के ऊपर। अच्छा, बाबर और रिजवान, मसला सारा ये है कि पहले टॉप 3-4 नंबरों पे ही खेल सकते हैं जी, और उसके बाद वो खेल नहीं सकते। हमारा मसला जरूर है कि हम तनकीद कर रहे होते हैं कि जी बाबर, अब ये अच्छा लगेगा हमें कि बाबर 15 की टीम में और बाबर की जगह नहीं बन रही खेलने के लिए। सो उससे बेहतर ये कि बाबर जब टीम में आता है तो बाबर 11 में आता है। सो ये टॉप 3 प्लेयर्स आपके डिलीवर भी कर रहे हैं, T20 में बेहतर है, तो आपको इन्हीं के साथ जाना चाहिए। टीम ओवरऑल ठीक है, जो आपके जितना भी जिस किस्म का हालात है उसमें टीम मुझे तो ठीक लग रही है। और मुझे लगता है कि ये टीम जो मैंने इंडिया की टीम अब देखी है उसको हरा भी सकती है और T20 में आप बिल्कुल किसी भी टीम को हरा सकते हैं और उसके लिहाज से मुझे ठीक लग रही है। बाबर पे जरूर मैं बात करूंगा कि हमने बाबर के साथ बड़ा जुल्म शुरू कर दिया है। वो ये है कि हम उसकी टीम से बाहर होने की चीज को ऐसे उस पर ले जाते हैं कि जी अब बाबर रिटायरमेंट ले ले और ये कर दे और वो कर दे। नहीं सर, बाबर का अपना टाइम है, बाबर एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है, बाबर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा। और बराए करम ये जो सोशल मीडिया पे शुरू कर दिया है कि जी उन पे जादू हो गया और सारा कुछ हो गया है, तो भाई जादू स्टीव स्मिथ पे नहीं हो रहा, कोहली पे नहीं हो रहा हुआ, बाकी सारे टॉप परफॉर्मर्स पे नहीं हो रहा, रूट पे नहीं हुआ। तो क्रिकेट में भाई मैं तो इस चीज़ों को मानता नहीं हूँ और आपको उसी तरह अच्छा खेल के आना होगा। और ये चीज़ ज़रूर बाबर को डिसाइड करनी पड़ेगी कि वो बड़ा प्लेयर है, जो उनने 13,000 किए, हमारे पास भी 10,000 वाला एक ही है, तो उस तरफ जाए। वनडे क्रिकेट खेले, लीग क्रिकेट खेल सकता है, खेले, पाकिस्तान के लिए अगर जगह बनती है खेल सकता है, खेले। बट ये वो उससे बड़े लेवल का प्लेयर है, हम उससे कहाँ ग्रेट प्लेयर्स की लिस्ट में शामिल करना चाहते हो। T20 में कुछ भी आप कर लें, दुनिया में आप ग्रेट नहीं कहलाएंगे। ग्रेट जो है वो रेड बॉल से बंदा बनता है, तो उसको फोकस वहीं बढ़ाना पड़ेगा और हमें भी इस चीज को कोई ऐसा नहीं ले लेना चाहिए। हाँ, एक चीज पे जरूर सवालिया निशान है कि हमारे पास कोई एक कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट में प्लेयर नहीं आया। एक कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट में प्लेयर नहीं है, लेकिन फवाद ये भी बताएं, आखिर में PCB स्कूल क्रिकेट करवाने जा रही है, फिर क्या खबरें? देखिए जी, स्कूल क्रिकेट का मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि स्कूल क्रिकेट से क्रिकेट की डेवलपमेंट पे कुछ नहीं होता। और स्कूल क्रिकेट हमने भी खेली है, कॉलेज क्रिकेट भी खेली, यूनिवर्सिटी भी खेली है। स्कूल क्रिकेट कराता है ये जो मैट्रिक बोर्ड होता है, उसके बाद जो इंटर बोर्ड होता है वो कॉलेज क्रिकेट कराता है, और HSC यूनिवर्सिटी क्रिकेट। तो ये क्रिकेट बोर्ड का काम ही नहीं है। और अभी तक की स्कूल क्रिकेट इतने अरसे से एक नया शोशा शुरू हुआ है, बता दें कोई प्लेयर डेवलप हुआ। और स्कूल क्रिकेट का पर्पस डेवलपमेंट नहीं होता, आपकी पर्सनालिटी जो है वो उसकी डेवलपमेंट होती है स्कूल क्रिकेट के थ्रू। आप नए दोस्त बनाते हैं, नई चीजें सीखते हैं, और आप ऑलरेडी अंडर 15-17 करा रहे हैं। तो अगर आप वाकई क्रिकेट की डेवलपमेंट चाहते हैं तो बराए करम अभी भी सोचें, और जो क्लब क्रिकेट जो प्लेयर डेवलप करती है उस पर ये पैसा लगाएं, तो शायद आपको रिजल्ट आना निकल आए। वरना आप ऐसा ही होगा कि आप एक आध इवेंट जीत जाएंगे, एक आध बड़ी टीम को मार देंगे, लेकिन हम लंबी क्रिकेट अच्छे तरीके से नहीं खेल सकते।
चलें, बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद थे और क्रिकेट पर बात कर रहे थे। सबसे अहम जो बात आपने की वो ये कि इस स्क्वाड के साथ भी आपको लगता है कि हम इंडिया को हरा सकते हैं। चलिए, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है ही और कायम ही रहनी चाहिए, लेकिन हम इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं। बिल्कुल। वेलकम बैक। और खैबर पख्तूनख्वा की बात, यानी कि शदीद बारिशों की लपेट में है खैबर पख्तूनख्वा। बारिशों के बाद सैलाब से अब तक 427 से ज़्यादा अफराद जाम बहक हो चुके हैं। पाक फौज समेत मुकामी इंतजामिया की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ अब भी जारी हैं। जबकि अगर वज़ीर आज़म की बात करें, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी सबात, बुने, शांगला, सवाबी का फ़िज़ाई दौरा भी किया गया है। अच्छा, अब इस पे ज़रा हम बात कर लेते हैं कि रेस्क्यू के हवाले से क्या इंतज़ामात हैं और क्या मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। तर्जुमान रेस्क्यू 1122 बिलाल फैज़ी हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा रेस्क्यू 1122 से। बिलाल, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। बिलाल, 427 का टैली है। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध या कराची में फ़र्क यह है कि एक तो पहाड़ी इलाका है, फिर ये कि ना सिर्फ वहाँ पे नीचे जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे ये चीज़ होती है, बल्कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा मुश्किलात गालिबन दरपेश होती होंगी जब पहाड़ी इलाकों में जाना होता होगा। सो प्लीज़ टॉक मी थ्रू, अब तक क्या कुछ हो चुका है, आपने क्या कुछ देखा है वहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा इमरजेंसी रेस्क्यू इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के 34 अजला में मौजूद है, जिसमें बिलखसूस जितने भी सयाहती मकामात या पहाड़ी सिलसिले हैं वहाँ पे भी सर्विसेज फराहम। मेरा जो क्लाउड ब्रस्ट या सैलाबी सिलसिला शुरू हुआ था तो इसने सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट किया है वो मालाकंड डिवीज़न है। मालाकंड डिवीज़न के बारे में मशहूर ये है कि यहाँ पे पहाड़ जो है वो सबसे ज़्यादा है। जो मेन दरिया है हमारे दरिया स्वात या दरिया काबुल की तरफ निकलता है तो वो भी जो है वो उधर से ही है। दरिया सिंध का कुछ हिस्सा भी उधर से निकलता है और इसके अलावा जंगलात जो है वो भी यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तो इस टेरेन को जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पे जब ज़िला बुनेर हिट हुआ तो उसमें सबसे बड़ा जो मुश्किलात आप कह लें या वो कह लें वो यही थी कि उन जगह तक, उन मकामात तक पहुंचा जाए जहां पे ये तबाही जो है वो हुई है। 3 तहसीलें थी जहां पे ये हुआ और ये में ना तो दरिया है और ना समंदर है। इस चीज़ को हम लोग काफ़ी जो है वो अभी जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कहा है कि जी हम इस हवाले से इन्वेस्टिगेट भी करेंगे। उसकी बुनियादी वजह यही थी कि जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है ज़िला बुनेर खुसूसन, एक तो जो मैट या पीडीएमए की जानिब से अलर्ट जारी किया गया था, उसमें भी जो है वो ज़िला बुनेर शामिल नहीं था। ये इलाका जो है ये 2 पहाड़ों के दरमियान वाक़या है। उसी वजह से जो है वो इसकी तबाही जो है वो ज़्यादा हुई है। उस बारिश के साथ जो है वो जितने भी पहाड़ थे, जितने भी बड़े-बड़े पत्थर थे, 15-20 फुट तक जो है वो पत्थर हम लोगों ने देखे हैं जो इन घरों पे आए हैं और फिर पूरी की पूरी फैमिली जो है वो उसके मलबों तले जो है वो दब गई थी। तो वहाँ पे एक्सेस करना, वहाँ पे हेवी मशीनरी पहुँचाना ये एक चैलेंजिंग टास्क था। फिर उसके साथ-साथ मौसमी जो शिद्दत थी, मुसलसल बारिश जो है वो भी हो रही थी, उसकी वजह से भी मुश्किलात थी। दूसरा जब भी ऐसा नुकसान होता है तो सबसे ज़्यादा जो है जो राब्ता पुलें होती हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज होता है। तो पहली हमारी कोशिश ये थी कि हम लोग पैदल जो है वो एक्सेस करें और तकरीबन 3 से 4 घंटे जो है वो हमें पैदल जो है वो उन मकामात तक पहुँचने में लगे जहाँ पे ये वाक़या जो है वो रोनुमा हुआ था। लेकिन मैं यहाँ पे सलूट पेश करूँगा जितनी भी हमारी टीमें वहाँ पे काम कर रही थी। रेस्क्यू 1122 था, सिविल बिल्कुल, डिफेंस था, बिल्कुल। पाक और उनकी अपनी मेहनत है और यकीनी तौर पे चैलेंजेस का भी सामना था। लेकिन मज़ीद क्या फैक्ट्स एंड फिगर हैं, ज़ाहिर शाह शराजी ब्यूरो चीफ पेशावर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ज़ाहिर शाह सब फ्लडेड सिचुएशन है और काफ़ी ज़्यादा बुरी खबरें भी आ रही हैं। अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो अब क्या सूरत हाल है? में रिलीफ और रिहेबिलिटेशन ऑपरेशन का ताल्लुक है। सरकार में तमाम इदारे काम कर रहे हैं। कुछ जैसे कि सरकारी तौर पर कहा जा रहा है कि मिसिंग है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इशू लोगों की रिहेबिलिटेशन का है, क्योंकि
20 से 30 अरब रुपए तक के इसका नुकसान पहुंचा है इस फ्लड और जो फ्लैश फ्लड से, क्लाउड बर्स्ट से। कल सूबाई काबीना ने एक बड़ा अहम फैसला किया है कि इमरजेंसी के तौर पर 20 अरब रुपए जो है वो रिलीज कर दिए हैं रिहेबिलिटेशन, रिवाइवल और रिकंस्ट्रक्शन के कामों के लिए। और साथ साथ हम देखें कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फेडरल जो हुकूमत के कंसर्न एहलकार हैं उनको भी डायरेक्टिव दी गई है कि वो रिहेबिलिटेशन का काम करें। कल तो इदारी काफिला जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में रवाना किया गया था, जिससे लोगों को कई तकलीफ होगी। तो असल काम ये है कि अब आप देखो नहीं अब खातिर जो दूसरे मुख्तलिफ इलाके हैं पुणे के अंदर यहाँ पे मुकम्मल तौर पर पूरे के पूरे गाँव जो है वो जिससे उनकी रिवाइवल एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। साथ साथ अभी ये देखें कि हुकूमत के लिए क्या इकदाम करती है। आप देखें सिर्फ 45 मिलियन रुपए फेडरल सतह पे रखे गए हैं डिजास्टर और क्लाइमेट चेंज के लिए। ये बहुत बड़ा पाकिस्तान को एक चैलेंज दरपेश है, खासतौर पर दहशतगर्दी और लाइन ऑर्डर के बाद मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे एक्सपर्ट की राय है कि क्लाइमेट अच्छा बिल्कुल जाहिर, ये सारी चीज़ें तो सर एक तरफ सालों से हम ये सुनते आ रहे हैं, मुख्तलिफ अदवार आए मुख्तलिफ हुकूमतों के और उन्होंने कहा कि जी हम क्लाइमेट पे काम कर रहे हैं। पहली चीज़ उन्होंने कहा जी हम टिम्बर माफिया के खिलाफ क्रैक डाउन कर रहे हैं, कमर तोड़ देंगे और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये जो हालिया अभी बिलाल फैदी साहब भी कह रहे थे कि ये बुनेर में ना कोई दरिया है ना कोई समंदर है, ऐसी कोई वाटर बॉडी नहीं है। यहाँ पे अगर ऐसी चीज़ हो जाती है जाहिर ये कितना ज़्यादा अफसोसनाक बात है कि स्वात से लेके बुनेर शांगला हर जगह टिम्बर माफिया बिल्कुल एक्टिव है। उस पर हाथ रखने वाला कोई है? हाथ रखने वाले सब लोग हैं, सियासत है, ब्यूरोक्रेसी है, आपके सिक्योरिटी के इदारे भी हैं। क्योंकि देखिए अगर हम आंखें बंद करके बैठे रहेंगे तो आपके 36% मजीद जंगलात कम हुए हैं पाकिस्तान और खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। आपको यहाँ तो हमने काफी ज्यादा इसे को हाईलाइट भी किया। जो टिम्बर माफिया है, देखिए दो चीजें जरूर समझनी चाहिए हमारे यहाँ, शायद दो चीजों को बड़ा मिक्स किया जाता है। टिम्बर माफिया और दरख्तों की कटाई, साथ साथ वेदर शिफ्ट और क्लाइमेट चेंज अपनी जगह पे, लेकिन ये जो बुनेर और बाजूर के अंदर वाक़यात ये क्लाउड पर होते हैं, लेकिन इसमें बड़ा रोल वही क्लाइमेट चेंज का है। अब आप कह रहे थे कि क्या होता है, सारे मिल के खैबर पख्तूनख्वा और खासतौर पर नॉर्थन एरिया के जंगलात की मुकम्मल तौर पर तबाह कर रहे हैं। किलोमीटर के हिसाब से लकड़ी पड़ी हुई है। अभी भी आज अगर आप डिप्टी कमिश्नर बाटाग्राम को लें, अपर कोहिस्तान को लें, लोअर कोहिस्तान को लें, तो सड़कों के किनारे आपको टनों के हिसाब से लकड़ी जो है वो सैकड़ों दरख्त जी हाँ बनाए गए हैं जिनके स्मगल किए जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान होनी चाहिए उसकी वजह ये कि इस लकड़ी को अमारती काम के लिए इस्तेमाल करने की बजाय अगर बाकायदा कानूनी पाबंदी की है हमारा अच्छा, आवाज़ मेरे ख़्याल से थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो रही है। लेकिन बिलाल पहले की सिचुएशन की अगर बात करें और अब मौजूदा सूरत हाल की, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत एक फ्लडेड सिचुएशन है, जानी माली लोगों का बहुत नुकसान हुआ। लेकिन पहले के मुकाबले में आप हमेशा लोगों की खिदमत के लिए पेश रहे हैं। अब इस बार सूरत हाल क्या मुख्तलिफ आपने पाई ग्राउंड रियलिटी की अगर बात करें ग्राउंड में? जी बिलाल, मैं आपकी बात का पहला हिस्सा समझ पाया और दूसरी हिस्सा जो है वो मैं नहीं बिलाल मैंने कहा कि आप काइंडली जरा फिर जी बिल्कुल कि पहले की सूरत हाल जिस तरह से रही, लोगों का बहुत नुकसान हुआ, फ्लडेड सिचुएशन रही, जानी माली नुकसान हुआ है लोगों के। लेकिन जब आप पहले रेस्क्यू किया करते थे लोगों को, हमेशा पेश रहते थे, इस बार आपने ग्राउंड में क्या ज़्यादा मुख्तलिफ देखा है? जी बिल्कुल, आज से अगर 5 साल 6 साल पहले आप देखें, जब 2022 में भी फ्लड आया था तो उस वक्त भी हम लोगों ने सर्विसेज दी थी, 2010 में भी दी थी। इसके अलावा हम लोगों ने इंसर्जेंसी भी देखी है, मिलिटेंसी भी देखी है, ज़लज़ले भी देखे हैं, क्योंकि हमारा जितना भी खैबर पख्तूनख्वा है यहाँ पे हम लोग हर किस्म की इमरजेंसीज जो है वो देख चुके हैं। जहाँ तक बात की जाए फ्लड और बारिशों के हवाले से, तो आज से 3-4 साल पहले के आप लोग प्रेडिक्शंस उठा के देख लें
तो मेट डिपार्टमेंट जो प्रिडिक्शंस करता था उसमें 80% जो है वो बिल्कुल ठीक होती थी, और उसमें जो है वो आपको एरियाज भी आइडेंटिफाई होते थे, साथ में आपको ये भी बता देते कितनी मिलीलीटर बारिश जो है वो एक्सपेक्टेड है। अब जो सिलसिला ये जो क्लाउड बर्स्ट के नाम से नया फिनोमेना शुरू हुआ है, इस हवाले से डिडक्ट करना या इस हवाले से बताना ये जो है वो कदरे मुश्किल है। अब आप देखें जो प्रेडिक्शंस होती हैं उसमें 40 to 50% जो है वो सक्सेसफुल नहीं होती, अनसक्सेसफुल होती हैं। अभी ये जो बुनेर वाला वाकया हुआ है तो इसमें भी यही ठीक है बिलाल फादी साहब, वक्त की कमी है लेकिन आपकी बात हम तक पहुंच गई, तो आपका भी बेहद शुक्रिया। चलिए आपसे इजाज़त लेते हैं, अब आपसे मुलाकात होगी कल। रखें अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।